नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप नवाज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इजराइल ने ईरान को मॉडर्न हिटलर क्यों कहा। क्या ये एक साधारण युद्ध है या ये युद्ध धार्मिक, वैचारिक, रणनीतिक स्तर पर आने वाले वर्षों के लिए विश्व की दिशा तय करेगा। ईरान ने इजराइल के किस किस शहर को निशाना बनाया, कौन से न्यूक्लियर रिएक्टर पर हमला हुआ और इजराइल क्यों चाहता है कि फोर्डो प्लांट को जमीन दोज कर दिया जाए। ईरान के खिलाफ इजराइल का अगला कदम क्या हो सकता है और क्या यह युद्ध सिर्फ दो देशों के बीच है या पूरी दुनिया इसमें उलझने वाली है। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काटज ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खमेनी को मॉडर्न हिटलर कह दिया है। उनका कहना है कि ऐसा तानाशाह जिसे सिर्फ विनाश की भाषा आती है, उसे इस धरती पर जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। यह बयान तब आता है जब ईरान की ओर से इजराइल के 4 बड़े शहरों तेल अवीव, बिरशोबा, रमतगन और होलोन पर मिसाइलें दागी जाती है। इन हमलों में 176 लोग घायल होते हैं, जिनमें 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। अब सवाल यह उठता है दोस्तों कि ईरान ने इतनी बड़ी सैन्य कार्रवाई क्यों की। इसका जवाब हमें इजराइल के हालिया हमलों में मिलता है। इजरायली सेना ने ईरान में अराक हैवी वाटर रिएक्टर पर हमला किया, जो कि उसके परमाणु कार्यक्रम का बेहद अहम हिस्सा माना जाता है। साथ ही इजराइल ने तनाज और इसाफ हान में मौजूद ईरानी न्यूक्लियर साइट्स को भी निशाना बनाया। इसके लिए पहले इजरायली सेना ने इन इलाकों के नागरिकों को चेतावनी देकर कहा था कि वे क्षेत्र को खाली कर दे। इजराइल का यह दावा है कि उन्होंने ईरान के 2/3 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह कर दिया है, लेकिन फिर भी ईरान ने जवाबी हमले में इजरायली शहरों पर तबाही मचाई है। दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि बिरशोबा के सोरोका मेडिकल सेंटर को निशाना बनाया गया, जहां घायल बीमार लोगों का इलाज चल रहा है। तो क्या यह युद्ध अब इंसानियत के खिलाफ अपराध में बदल रहा है? यही कारण है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान ने नागरिकों और अस्पतालों पर जानबूझ के हमला किया और इसके लिए तेहरान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब सवाल यह है कि आखिर फोर्डो न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्लांट क्या है और इजराइल इसे क्यों खत्म करना चाहता है। यह प्लांट एक पहाड़ी के नीचे 295 फीट की गहराई में स्थित है और इसे किसी भी सामान्य हवाई हमले से तबाह करना नामुमकिन माना जाता है। इसमें 3000 से ज्यादा IR-1 सेंट्रीफ्यूज लगे हुए हैं और यह यूरेनियम को 83.7% तक शुद्ध करने की क्षमता रखता है, जो परमाणु हथियार बनाने की सीमा से बस कुछ ही हद तक दूर है। इसलिए सवाल उठता है कि क्या ईरान परमाणु हथियार बना रहा है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का कहना है कि उन्हें इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है, लेकिन यह भी मानते हैं कि ईरान के पास अब वो तकनीक, क्षमता और संसाधन है जो उसे हथियार बनाने की दिशा में तेजी से आगे ले जा सकते हैं। फिर सवाल उठता है कि क्या अमेरिका इस युद्ध में सीधे कूदेगा। अब तक अमेरिका ने कूटनीतिक बात की है, लेकिन नेतन्याहू के दबाव में आकर ट्रंप प्रशासन और धीरे धीरे हथियार सप्लाई और सैन्य सहायता की ओर बढ़ रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री और कांग्रेस के कुछ सांसद खुले तौर पर कह चुके हैं कि अगर ईरान ने इजराइल पर कोई और बड़ा हमला किया तो अमेरिका हस्तक्षेप करेगा। दूसरी ओर रूस और चीन इस पूरे संघर्ष को लेकर अमेरिका और इजराइल की आलोचना कर रहे हैं। रूस ने तो यहां तक कह दिया है दोस्तों कि अगर अमेरिका ने दखल दिया तो यह जंग पूरी दुनिया को तबाह कर सकती है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात करके सीज फायर की अपील की और कहा कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी भी विवाद का समाधान नहीं है। लेकिन एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। हिजबुल्ला, जो ईरान का प्रमुख समर्थनकर्ता माना जाता है, उसने अब तक खुद को इस जंग से दूर रखा है, लेकिन उसने खमेनी को जान से मारने की धमकियों की आलोचना की है और उसका समर्थन जताया है। लेकिन लेबनान की सरकार की अनुमति के बिना वे लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहते। यह एक महत्वपूर्ण संकेत है कि क्षेत्रीय संगठन अभी भी पूरी तरह से युद्ध में नहीं कूदे हैं, लेकिन
कभी भी हालात बदल सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि इस युद्ध का अगला चरण क्या हो सकता है दोस्तों। अगर इजराइल ईरान के बुशहर न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाता है जहां रूसी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, तो रूस का क्या रुख रहेगा? क्या यह जंग अमेरिका बनाम रूस की ओर मुड़ सकती है? क्या यह प्रॉक्सी वॉर की शुरुआत है? इस बीच दुनिया के बड़े देश जैसे जापान, इंडोनेशिया, चीन अपने नागरिकों को ईरान और इजराइल से निकालने में जुटे हुए हैं। इससे साफ संकेत मिलता है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को अब इस युद्ध के और फैलने की आशंका है। अब सबसे अहम सवाल यह है कि भारत क्या करेगा? भारत को इस स्थिति में किस तरह से पेश आना चाहिए? भारत की विदेश नीति अब तक बैलेंस्ड रही है दोस्तों। रूस के साथ भी दोस्ती, अमेरिका से भी सामरिक साझेदारी और ईरान के साथ कूटनीतिक रिश्ते, लेकिन इस युद्ध ने भारत को एक नई चुनौती दे दी है। एक और भारत का रणनीतिक सहयोगी इजराइल है, वहीं दूसरी ओर भारत का बड़ा ऊर्जा आपूर्तिकर्ता ईरान है। साथ ही खाड़ी में बसे लाखों भारतीय कामगारों की सुरक्षा भी भारत के लिए प्राथमिकता है। भारत ने अब तक संयम बरता है, लेकिन क्या यह समय है कि भारत खुलकर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपना पक्ष रखे? क्या भारत यूएन में इस युद्ध को रोकने के लिए प्रस्ताव लाएगा? इन तमाम सवालों के जवाब हमें आने वाले दिनों में मिलेंगे, लेकिन इतना तय है कि यह युद्ध अब सिर्फ मिसाइलों और बमों तक नहीं है। यह युद्ध वर्चस्व का है, परमाणु शक्ति के संतुलन का है और धर्म राजनीति की उस जटिल लड़ाई का है जिसमें पूरा विश्व उलझता जा रहा है। अंत में हम यही कहना चाहेंगे दोस्तों कि आज अगर दुनिया ने संयम नहीं बरता, अगर अमेरिका, इजराइल, ईरान, रूस और चीन ने अपने अपने हितों के लिए जिद छोड़कर बातचीत का रास्ता नहीं अपनाया, तो आने वाला समय मानव सभ्यता के लिए सबसे बड़ा संकट बन सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह गहन विश्लेषण भरी रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।